Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I'm your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Today we are going to start next unit of your nuclear physics course, which is unit number 6, and it is associated with natural radioactivity. Natural radioactivity is the backbone of nuclear physics. इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और किसका कंट्रीब्यूशन है रेडियो एक्टिविटी को इन्वेंट करने में। तो स्टूडेंट याद रख लें, 1896 में एक साइंटिस्ट था हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल लुमिनेसेंस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था। कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था, ये दो मैंने लिखी हैं, फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस। What is the main difference between fluorescence and phosphorescence? तो याद रख ले, फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस जो है इनमें लाइट डिफरेंस है। दोनों जो है इमिशन ऑफ लाइट है, यानी दोनों सब्सटेंस में लाइट का एमिट होना है। कब एमिट होना है? सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इनके एटम्स आर मॉलिक्यूल्स और यू कैन से इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एब्जॉर्बिंग सूटेबल स्पेक्ट्रम ऑफ इनकमिंग लाइट, वो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में डिके होते हैं, जिसको डी एक्साइटेशन प्रोसेस कहते हैं, इट विल इमिट लाइट इन विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस तरह वो ग्लो करती हैं। अब एक फिनोमेना के अंदर रैपिड एमिशन ऑफ लाइट होती है, यानी लाइट का क्विकली जो है ना एमिट आउट होना आफ्टर एब्जॉर्प्शन, टिपिकली विद द पीरियड ऑफ नैनो सेकेंड। वो फिनोमेना जिसमें ऑलमोस्ट 10⁻⁸ या 10⁻⁹ सेकेंड, यानी 1 नैनो सेकेंड के टाइम इंटरवल के बाद सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब करे और आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो क्या करे, उस लाइट को एमिट कर दे विजिबल रेडिएशन के तौर पे, यानी शॉर्टर वेवलेंथ एमिट कर दे। तो ऐसे फिनोमेना को या क्या कहा जाता है, फ्लोरिसेंस। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एग्जांपल्स हैं। फ्लोरिसेंट लैंप्स हो गए, कुछ ग्लो स्टिक्स होती है, और नेचुरली आपने देखा होगा कि एक फिश है जो ग्लो कर रही होती है, उसे कहते हैं जेली फिश। तो जेली फिश से ये जो कलर पैटर्न एमिट होता है आपको नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरिसेंस। और एक पर्टिकुलर स्टोन है जिसे कहते हैं जेमस्टोन जिप्सम। जेमस्टोन जिप्सन जो है ये भी नेचुरली क्या करता है, ग्लो करता है। तो रैपिड एमिशन ऑफ लाइट टिपिकली विद ए पीरियड ऑफ 1 नैनो सेकेंड इज कॉल्ड फ्लोरिसेंस। अब फास्फोरिसेंस क्या है? इसमें भी एमिशन ऑफ लाइट होती है, लेकिन इसमें एमिशन ऑफ लाइट जो है वो नैनो सेकेंड पीरियड में नहीं होती है। इसकी रेंज है मिली सेकेंड अप टू हावर्स। यानी फास्फोरिसेंस में कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि अगर उन्हें लाइट सोर्स के करीब रखे, किसी लाइटनिंग सोर्स, आमतौर पे लिटरेचर ये कहता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जब इन सब्सटेंस पे पड़ती है तो इनके एटम्स, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन उस अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और ग्राउंड स्टेट से हर एक्साइटेड स्टेट में चले जाती हैं। अब इन सब्सटेंस के अंदर जो एक्साइटेड स्टेट है वो लॉन्ग लिव्ड स्टेट होती हैं, इन्हें कहा जाता है मेटास्टेबल स्टेट, जिस तरह लेज़र में होती हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलेड एमिशन करता है, यानी क्विकली जंप करके वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं आता, उसकी डिले एमिशन होती है, लॉन्गर टाइम लेता है। तो वो जब लॉन्गर टाइम के बाद डिके होता है, डी एक्साइट होकर वापस आता है और आउटपुट में हमें विजिबल पैटर्न ही मिलता है, यानी विजिबल फोटॉन ही इमिट होते दिखाई देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को या इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को फास्फोरिसेंस कहा जाता है। मैंने लिखा है कि स्लोअर एमिशन ऑफ लाइट टिपिकली विद इन मिली सेकेंड अप टू हावर्स आर कॉल्ड फास्फोरिसेंस। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में आपने देखा होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स होती हैं ग्राउंड स्टेट को, वो थ्रू मेटास्टेबल स्टेट होती हैं, और इसमें लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट इमिट होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, जबकि ऊपर वाले प्रोसेस में शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट इमिट होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसकी एग्जांपल बहुत प्यारी है कि ये नाइट टाइम में कुछ टाय होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, वो ग्लो कर रही होती हैं, तो ग्लो इन द डार्क टॉयज। इसी तरह कुछ पेंट्स होती हैं
ग्लो ऑफ क्लॉक डायल्स, ये जो वॉचेस होती हैं, डायल ऑफ द वॉचेस है, रिस्ट वॉचेस, ये भी देखें नाइट टाइम में डार्कनेस हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रही होती हैं, ग्लो कर रही होती हैं। ये तो लॉन्ग टाइम के लिए करती हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या है, फास्फोरेसेंस है। इसकी और एग्जांपल है कुछ नेचुरल मिनरल्स हैं, क्योंकि कुछ पत्थर होते हैं नेचुरल मिनरल्स, वो भी ग्लो करती हैं। इसी तरह साइन बोर्ड, ये मुख्तलिफ देखें जो स्टोर्स वगैरह होती हैं या शॉपिंग प्लाजे होती हैं, नाइट टाइम में जब आप रोड के किनारे सफ़र कर रही हों, वॉक कर रही हों, तो आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड ग्लो करते दिखाई देती हैं। तो उनके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है, जो सब्सटेंस यूज़ होता है, वो उससे जो इमिट होने वाली लाइट है, दैट इज़ कॉल्ड फास्फोरेसेंस। तो ये सारे की सारी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं और फिर डिले एमिशन करती हैं विजिबल पार्ट में। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, हेनरी बैकरल लुमिनेसेंस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहा था कि डिफरेंट लुमिनेसेंस ऑब्जेक्ट वो लेता और उनकी फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस को स्टडी करता। दिस वाज द मेन इंटेंशन ऑफ हेनरी बैकरल इन 1896। सडनली उसने क्या किया, उसने, ये बहुत कम लिटरेचर में इस चीज़ को ले, उसने डबल साल्ट ऑफ यूरानियम एंड पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट, जिसको UO2 कहा जाता है, डबल साल्ट ऑफ यूरानियम एंड पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट। पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट जो है, इस साल्ट के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट में नेचुरल यूरानियम मौजूद होती है। इस साल्ट के अंदर UO2 जिसे कहती हैं, ये सॉल्ट लिया और उसको रैप्ड कर लिया फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर, यानी कवर्ड कर लिया। जिस तरह आप आम NaCl नमक जो है एक पेज के ऊपर डालें और उस पेज को फोल्ड कर लें, और 1-2 दिन वो नमक जो है NaCl वो या कार्बन पाउडर लें, उसको पेज के ऊपर डालें और उसको कवर कर लें, रैप्ड कर लें, और फ्यू डेज वो NaCl नमक जो है ना, सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट, वो रिमूव करें, या वो जो कार्बन पाउडर लिया है आपने वो रिमूव करें, तो आपको एक स्पॉट नज़र आएगा। तो हेनरी बैकरल भी कहता है कि जब मैंने पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट को रैप्ड किया फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर, आफ्टर फ्यू डेज ही ऑब्जर्व दैट सम सॉर्ट ऑफ स्पॉट इज फाउंड टू बी ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, कि उसे एक पर्टिकुलर स्पॉट नज़र आया। 1896 की इमेज में आपको स्क्रीन पे बताऊंगा। उस वक़्त की जो हेनरी बैकरल ने इस पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट का जो इमेज था, जो स्पॉट उसने बनाया था, वो उसी वक्त का इमेज इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल है उसकी हैंड रिटन के साथ। तो उसको देखें, वो डेफिनेट एक स्पॉट सा पैटर्न आपको दिखाई देता है। अब ये एक्सपेरिमेंट उसने पेरिस के अंदर किया, और पेरिस में नॉर्मली क्लाउडी डेज रहती हैं। जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसके 3 to 4 मंथ पहले एक्सरे की डिस्कवरी हो चुकी थी। डॉक्टर रोंजन ने एक्सरे डिस्कवर कर ली थी। तो जब एक्सरे डिस्कवर्ड हुई तो लोगों का यही ख्याल था कि ये जो पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट है, इसमें सनलाइट पड़ती है, बल्कि बैकरल का ये ख्याल था कि सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट पड़ेगी तो इसमें से एक्सरे फोटान एमिट होते हैं। ये एमिटेड एक्सरे फोटान फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट बना रही हैं। शायद एक्सरे एमिशन की वजह से ये स्पॉट ऑब्जर्व हुआ है। फिर उसके जहन में ये ख्याल आया कि क्लियर सनी डे की बजाय हम क्लाउडी डे का वेट करते हैं। तो पेरिस में जब क्लाउडी डे यानी बादल छा गए तो सनलाइट इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। उसने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, और उतने ही टाइम इंटरवल के बाद दोबारा फोटोग्राफिक प्लेट को ओपन किया, वो जो रैप्ड किया था उसने इस साल्ट को, तो सेम तरह का स्पॉट उसे मिला। यानी उस स्पॉट्स की इमेज जो थी, उस इमेज में उसको ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज पैटर्न नज़र आए कि अब सनलाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है तो सिमिलर स्पॉट उतनी उसकी परसेंटेज थी। तो उसने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि सनलाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करने से ये जो स्पॉट है इसमें कमी बेशी नहीं आ रही है, और ये ना ही एक्सरे फोटान है। यानी एक्सरे फोटान इस साल्ट से एमिट होने की वजह से उस फोटोग्राफिक प्लेट को फॉग नहीं कर रहे हैं, स्पॉट नहीं बना रहे हैं उस पर, बल्कि ये कोई इस साल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये रिपीट करता रहा। नाइट टाइम में भी इसने ये एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट, और आखिर में इसने ये कंक्लूड किया कि इस साल्ट के अंदर जो यूरानियम है, यूरानियम की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये पार्टिकुलर किस्म की रेडिएशन एमिट कर रही है।
अभी इसने ये नहीं बताया कि कौन सी रेडिएशन एमिट करती हैं। इस पॉइंट को समझना अच्छा, ये बहुत जगहों पर गलत इंटरप्रिटेशन दी जाती है कि बैकरल कहता है कि यूरानियम से अल्फ़ा बीटा और गैमा रे एमिट हो रही है। नो, बैकरल का काम ये था कि उसने कहा कि यूरानियम साल्ट से एक पार्टिकुलर किस्म की रेडिएशन एमिट होती हैं और ये नेचुरली एमिट हो रही हैं। ये एमिटेड रेडिएशन फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक पार्टिकुलर स्पॉट बनाती है। दिस वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में ये जो रेडिएशन एमिट होती है, पहला हमें नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट मिला जिसका नाम क्या था, यूरानियम था। अब 1898 में 2 years लेटर ऑन रदरफोर्ड उस वक्त डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आपको पता है लॉर्ड रदरफोर्ड की अपनी लैब थी। रदरफोर्ड की एक रिसर्च स्टूडेंट थी मैरी क्यूरी। रदरफोर्ड ने जब बैकरल की डिस्कवरी देखी कि ख़ास किस्म के सब्सटेंस जिस तरह यूरानियम है जो नेचुरली रेडिएशन क्या करती हैं, एमिट करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स बना रहे हैं, तो इसने अपनी रिसर्च स्टूडेंट मैरी क्यूरी को ये टास्क दिया कि माइट भी कुछ अदर एलिमेंट्स भी हों अदर देन यूरानियम जिनके अंदर वही प्रॉपर्टीज़ हों, दे एग्जिबिट द सेम प्रॉपर्टीज एज डज बाय यूरानियम, तो आप इनको परसू करो। तो मैरी क्यूरी की नई नई शादी हुई थी, उसका हस्बैंड था पियर क्यूरी। तो उसने अपने रिसर्च सुपरवाइज़र रदरफोर्ड को रिक्वेस्ट की कि मैं इस रिसर्च के अंदर अपने हस्बैंड पियर क्यूरी को भी शामिल करना चाहती हो। तो रदरफोर्ड ने उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उसने कहा कि ठीक है, आप परसू करो। तो 2 years लेटर ऑन, याद रख लें 1898 में, इन दोनों ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिए और उनकी यही प्रॉपर्टी जो बैकरल ने यूरानियम के ऊपर स्टडी की थी, मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहा। और लेटर ऑन उन्होंने 2 न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर कर लिए जिनका नाम था पोलोनियम एंड रेडियम। क्योंकि जो मैरी क्यूरी थी फीमेल, ये पोलैंड की रहने वाली थी, तो इसने अपने मुल्क की निस्बत से, पोलैंड की निस्बत से एक डिस्कवर्ड एलिमेंट को नाम दिया पोलोनियम। और रेडियोएक्टिविटी या रेडिएशन, emission of radiation by atom of various element, by nuclei of various element, इसको मेजर्ड किया जाता है। एक यूनिट है रैड, जिस तरह रोंजन है, बैकरल है, रेडियोएक्टिविटी है, ये मुख्तलिफ यूनिट है रेडियोएक्टिविटी की। रैड, तो रैड की निस्बत से दूसरे डिस्कवर्ड एलिमेंट को नाम दे दिया रेडियम। इन दोनों को ये नाम इन्होंने दे दिया रेडियम और पोलोनियम एंड रेडियम। क्लियर की बात ये। अब 3 एलिमेंट आ गए, बीच में इसी दौरान एक 4th एलिमेंट भी डिस्कवर्ड हो गया, थोरियम। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 3 से 4 एलिमेंट यूरानियम, पोलोनियम, रेडियम और थोरियम, इसके बाद अमेरिकियम है और बहुत सारे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज पीरियोडिक टेबल की उठा के देखें तो आपको मुख्तलिफ एलिमेंट मिलेंगे जो नेचुरली रेडिएशन क्या करती हैं, इमिट करती हैं। अब क्वेश्चन स्टिल ये है कि इनका रूट काज क्या है, ये क्यों रेडिएशन इमिट करती हैं, किस वजह से करती हैं, इनकी डिपेंडेंस क्या है। तो ये हम साथ साथ आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते किसको है। तो कहता है कि द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। कि this phenomena of spontaneous disintegration of heavier nuclei into lighter nuclei with the emission of radiation is called natural radioactivity। ये फिनोमेना ये एक्सप्लेन करता है कि वो न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर होते हैं, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 82, जब इनमें कूलम रिपल्शन फोर्सेस इंक्रीज कर जाती हैं ओवर स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इस न्यूक्लियस की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। और कंपोजिशन चेंज होने से इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड या यूनाइट रखे हुए है, वो डिक्रीज हो जाएगी। जब वो डिक्रीज होती है तो ये न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली, रैंडमली और स्पॉन्टेनियसली डिके या डिसइंटीग्रेट होता है। जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या करता है, ये पर्टिकुलर किस्म की रेडिएशन इमिट करता है। कौन सी इमिट करता है, स्टिल वी डोंट नो। सिर्फ ये है कि ये रेडिएशन इमिट करता है। उन रेडिएशन के इमिशन के बाद
उस न्यूक्लियस की कंपोजिशन में चेंज आ जाती है, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियन नंबर कम हो जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो दोबारा से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ओवर कूलम रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट हो जाती है और न्यूक्लियस स्टेबल स्टेट में आ जाता है। और जब ये स्टेबल स्टेट में आता है तो अब जो नया न्यूक्लियस है ये लाइटर न्यूक्लियाई होगा। पहले वाला मैंने कहा ना हैवियर डिसइंटीग्रेट होके किस में कन्वर्ट हो गया, लाइटर में, लेकिन आउटपुट में क्या दे गया आपको, रेडिएशन दे गया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, और जो एलिमेंट इसको एग्जिबिट करता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो बेस्ट नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट ये मैं पूरा टेबुलर फॉर्म में आपको बता दूंगा स्क्रीन के ऊपर भी कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, अब ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई। अब नेचर ऑफ द एमिटेड रेडिएशन क्या है, वेदर दे आर कैरी सम काइंड ऑफ चार्ज और अनचार्ज रेडिएशन। इसका आंसर 1899 में मेयर क्यूरी का जो रिसर्च सुपरवाइजर था रदरफोर्ड, इसने दिया। रदरफोर्ड ने नेचर ऑफ एमिटेड रेडिएशन को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, जो आप बहुत अर्ली क्लासेस से देखते आ रहे हो, 10th क्लास में, एफएससी में, और इवन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स कोर्स में भी आपने देखा कि उसने एक लेड ब्लॉक लिया। लेड इज़ द बेस्ट एब्जॉर्बर, याद रख लो। इसके अंदर एक केविटी बनाई और इस केविटी के नीचे उसने रेडियोएक्टिव सोर्स, उस वक्त के जो नॉन सोर्सेस थे, यूरानियम ले सकता है, इसने लिटरेचर ये कहता है रेडियम सोर्स लिया, ये रेडियम सोर्स है, याद रख लो। और इस लेड ब्लॉक के अबाव राइट और लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यानी दो कैपेसिटर लिए, दो कैपेसिटर, 2 मेटल प्लेट्स ली, वन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड अदर कैरी नेगेटिव चार्ज, और ऊपर स्क्रीन थी और इसको एक पर्टिकुलर ग्लास ट्यूब के अंदर जो है ना फिक्स कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो रदरफोर्ड ये कहता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से वो नेचर स्टडी कर रहा है कि जब रेडियम सोर्स से रेडिएशन एमिट होती हैं, वो रेडिएशन आफ्टर दोज रेडिएशन विच आर एमिटेड आउट फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सोर्स से रेडियम डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एनोड साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी नेगेटिव चार्ज एंड लेटर ऑन इट इज कॉल्ड बीटा रेडिएशन, कि इसको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट माना गया और बीटा रेज का नाम दिया गया, क्योंकि ये किधर डिफ्लेक्ट हो रही हैं, एनोड साइड या पॉजिटिव चार्ज, ये आप जानते हैं, मैं इस पर स्ट्रेस नहीं करता। और वो रेडिएशन जो रेडियोएक्टिव सोर्स रेडियम से एमिट होने के बाद कैथोड साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई हैं, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और लेटर ऑन इनको नाम दिया गया अल्फा रेडिएशन। और आप जानते हैं कि अल्फा रेडिएशन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई, कि इस पे जो टोटल चार्ज है 2 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है, और इसका जो मास है वो 4.0023 AMU, या आप उसका केजी या ग्राम में भी ले सकते हैं। अब मजीद बात को एविडेंस लेने के लिए इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। ये डॉट बार जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, डॉट बार रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जिसकी डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड है, और अल्फा बीटा पार्टिकल यूं आ रहे हैं, देखें तो इसके साथ क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो रदरफोर्ड ये कहता है कि कोई भी चार्ज नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी 1865 में डेवलप हो चुकी थी, उसमें ये बताया जा चुका था कि वेन एवर ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इट एंड डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो अगर अल्फा और बीटा पार्टिकल चार्ज नेचर रखती हैं, इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी और ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनाएंगे। तो दोनों एमिटेड चार्ज रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन, जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास करती हैं, दोनों का अपोजिट कर्वेचर था। एक का कर्वेचर ग्रेटर था और एक का कर्वेचर कम था, क्योंकि दोनों के मास में फ़र्क है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और वो मास डिपेंडेंट आती है। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर नेचर ऑफ एमिटेड रेडिएशन को एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट कौन सा था, रदरफोर्ड था। तो ये बात अब आपके जहन में आ गई कि हेनरी बैकरल सिर्फ क्या कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि भाई पर्टिकुलर किस्म की रेडिएशन क्या होती हैं, एमिट होती हैं, और जो एक नेचुरल फिनोमेना है। लेटर ऑन उसने ये भी कहा कि ये जो प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन है बाय न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट,
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से हम इस एमिशन ऑफ रेडिएशन के प्रोसेस को ना इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। यानी आप किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे प्रेशर इंक्रीज कर दो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। इट इज अ पेरिस्ट न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, पेरिस्ट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए न्यूक्लियस, कि ये न्यूक्लियस की अपनी इनहेरेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये न्यूक्लियस नेचुरली क्या करेगा, डिके होगा, और डिके होने के बाद पर्टिकुलर किस्म की रेडिएशन एमिट करेगा। हम फिजिकल या केमिकल चेंज से इस प्रोसेस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। 1909 में, अब देखें 1896 किधर और 1909, 13 ईयर्स लेटर ऑन, एक जर्मन साइंटिस्ट था विलर्ड कहता है कि जब रदरफोर्ड ने नेचर ऑफ एमिटेड रेडिएशन को स्टडी किया तो इसने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया डिफरेंट रेडियो एक्टिव सोर्सेज रख के। तो इसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो ये था कि एक रेडिएशन राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हुई और एक लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट हुई, और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर 2 इमेजेस या 2 स्पॉट्स उसने ऑब्जर्व किए। विलर्ड कहता है कि एक थर्ड स्पॉट भी है, एक ऐसी रेडिएशन है कि जो रेडियोएक्टिव सोर्स से एमिट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ही ऑब्जर्व नो डिफ्लेक्शन ऑफ दिस एमिटेड रेडिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और वो सीधी स्ट्रेट जा रही है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद उसने कहा कि थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन जो नॉन डिफ्लेक्टेड बिहेवियर या रिस्पॉन्स शो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, दे कैरी नो चार्ज, इसका चार्ज भी नहीं है और इसका रेस्ट मास भी जीरो है। और थर्ड काइंड ऑफ रेडिएशन को गैमा रे फोटॉन के नाम से पहचाना गया। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप जानते हैं। तो तीसरी रेडियोएक्टिव रेडिएशन कौन सी सामने आ गई, गैमा रे फोटॉन, जिसके ऊपर नेट चार्ज भी जीरो और रेस्ट मास भी इसका जीरो। तो इस तरह 1896 की कहानी चलते चलते 1909 में जाके क्या होती है, कंप्लीट होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा आर गैमा रे फोटॉन। इस तरह से अब जो रिमेनिंग इसकी प्रॉपर्टी है, याद रख लो कि ये जो डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन एमिट करती हैं, अप टिल नाउ 3000 जो है ना न्यूक्लियाई, ये 30,000 लिखा गया, 3000 न्यूक्लियाई जो है वो नेचुरली रेडिएशन एमिट करते हैं, जिनमें कुछ आइसोटोप्स भी हैं। आउट ऑफ 3000 257 स्टेबल्स हैं और बाकी तमाम के तमाम क्या है, अनस्टेबल हैं। तो अल्फा रेडिएशन की अदर प्रॉपर्टीज़, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फ्लोरेसेंस बनाती है, आप ये जानते हैं, यानी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स प्रोड्यूस करती हैं। ये जब किसी मटेरियल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो ये जो स्टार्ट वाली जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी वही होती हैं। बीटा रेज जो हैं ये इक्विवेलेंट है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स बनाती हैं, और इनका मास जो है इलेक्ट्रॉनिक मास के इक्वल है। और इसके अंदर 2 किस्म की आगे कैटेगरी हैं, बीटा पॉजिटिव रेज एंड बीटा नेगेटिव रेज, वो आने वाले लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे। तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है आप खुद से देख ले। सिर्फ आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना था कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सी यू अगेन।